सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4th के हैं, जो कि अभी सेमेस्टर 4th में एनईपी के तहत जिनका सिलेबस है, जिनके पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से लेके 1700 तक की जो है, तो हम आज उसका यूनिट नंबर 3 करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है 7वीं शताब्दी का संक्रमण, मराठा और सिख के बारे में। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 1। इसमें हम ऑलरेडी मराठा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिख के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर सॉल्व की बुक के हिसाब से देखा जाए तो इस मराठा वाले चैप्टर का जो नाम है चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हमें पढ़ना है शिवाजी का उदय है और मराठा साम्राज्य का कैसे विस्तार हुआ और भारतीय इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी विरासत क्या थी, हम ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप ये नोट्स ले सकते हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे हिस्ट्री की फ्री में मिल जाएगी। एंड ये जो नोट्स है ये आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में दोनों अवेलेबल में होगी। ये देख सकते हो आप, ये इंग्लिश मीडियम की नोट्स है और सेम है, आपको दोनों मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और वहां पे आप ये जो नोट्स है आप वहां से ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं, परिचय जानते हैं थोड़ा मराठा के बारे में। तो जो मराठा शब्द है ये है क्या, ये दो शब्दों से मिलकर बना है बेसिकली। एक है महा जिसका अर्थ होता है महान और दूसरा है राष्ट्र जिसका अर्थ होता है राज्य, राष्ट्र। तो महाराष्ट्र यानी महान राज्य से मिलकर क्या बना है, महाराष्ट्र इसका अर्थ है। मराठा साम्राज्य की जो उत्पत्ति है वो मराठा शब्द की उत्पत्ति का अर्थ जो है वो संस्कृत में भी एक बताया गया है। इस संस्कृत में इसका नाम महारथी बताया, महारथी इसका अर्थ होता है। मराठा नाम की जो उत्पत्ति हुई है इसका अर्थ एक महान योद्धा या महान रथ चालक के रूप में संस्कृत की भाषा में उसका ट्रांसलेट करके महान रथ चालक होता है। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस शब्द का इस्तेमाल दक्कन में, जो दक्कन यानी दक्कन का क्षेत्र क्या होता है, जो महाराष्ट्र से नीचे का जो क्षेत्र है आपको मिलेगा, दक्कन के पठार आपने सुने होंगे, तो वो नीचे के क्षेत्र दक्कन के इलाके कहलाते हैं। मतलब साउथ के इलाके जो हैं इंडिया के वो दक्कन सल्तनत कहलाती है। तो इसकी सेवा करने वाले जो अच्छे अच्छे कुशल सैनिक थे, जो बहुत फेमस बहुत बलशाली थे, उनको मराठा कहा गया है। तो आप समझ गए इंट्रोडक्शन की मराठा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। दो शब्द है, राष्ट्र, महा और राष्ट्र से मिलकर बना है और संस्कृत में इसको महारथी कहा जाता है। तो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना है वो शिवाजी भोसले ने की थी। आपने शिवाजी का नाम सुना होगा, शिवाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने की थी मराठा साम्राज्य की स्थापना, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज भी कहते थे। इनके नाम से ये जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुगल साम्राज्य है और जो बीजापुर की सल्तनत थे, मतलब जो नीचे में आपने जब दिल्ली सल्तनत पढ़ी थी तो आप दिल्ली सल्तनत में आप विजयनगर भी पढ़ रहे थे, आप नीचे के विजयनगर और बहमी साम्राज्य भी पढ़ रहे थे। तो बहमी साम्राज्य आपने जो 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है, जब बहमी साम्राज्य टूटा था तो 5 राज्यों में बटा था, बीजापुर, गोलकोंडा आपने सुना होगा। तो उसमें से जो बीजापुर सल्तनत है ये उसी की बात हो रही है। बीजापुर सल्तनत का विरोध करते हुए ही इन्होंने क्या किया था, एक हिंदवी स्वराज्य यानी जो हिंदू का जहाँ स्वशासन हो उसकी स्थापना, मतलब उस समय दिल्ली सल्तनत से लेके ही कह सकते हो, दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल साहिब में सब मतलब मुस्लिम शासकों का राज था। तो ये एक पहले एकदम महान शासक के रूप में उभरे जो हिंदू शासन की और इन्होंने स्थापना की। तो 1674 से रायगढ़ के किले में जब छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 से, तब से क्या माना जाता है, तब से माना जाता है कि मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो मराठा साम्राज्य की जो शुरुआत है वो 1674 से माना जाता है, जब रायगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो उन्होंने बीजापुर के जो आदिल शाही सल्तनत थे, जो बीजापुर जो सल्तनत था, जो ब्राह्मी जो साम्राज्य, जब हम विजयनगर पढ़ रहे थे 3rd सेमेस्टर में, तो विजयनगर के बाद जो उस दक्कन में जो विजयनगर के साथ जो साम्राज्य का संघर्ष चल रहा था, बहमी साम्राज्य, तो वो 5 भागों में जो टूटा था, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर,
तो वही वाला ये बीजापुर है। तो बीजापुर के जो आदिल शाह थे, आदिल शाह जिनका वहां पे शासन था, जहाँ की वो सल्तनत थी, उनके अवशेषों से एक स्वतंत्र साम्राज्य बनाया इन्होंने। उसके बाद उत्तर भारत में मुगल प्रभुत्व के बड़े हिस्से पर मराठा ने अपनी प्रभुत्व को नियंत्रण किया, यानी अपनी जो प्रभुत्व, अपनी जो साम्राज्य विस्तार है वो उत्तर की ओर किया। ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण उस समय हिंदू जो साम्राज्य वो बन गया था, और इसने भारतीय लोकचारा और संस्कृति के संरक्षण में और सुदृढ़ीकरण यानी उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। और मराठाओं ने इसने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को भी बढ़ावा दिया था। दक्कन में मराठा शक्ति के आगमन से क्या हुआ, मतलब दक्कन में जब मराठा की शक्ति मतलब उत्पत्ति हुई, उस समय जब उदय हुआ मराठा का, तो क्षेत्र की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा गया। तो मतलब उस समय की जो राजनीतिक थी उसमें मुगल के साथ एक मराठा साम्राज्य को भी जोड़ा गया। मराठाओं की सत्ता में आने से दक्कनी जो राजनीतिक का स्वरूप था वो बदल गया था, यानी जो दक्कन यानी साउथ का जो एरिया था उसकी जो राजनीतिक थी वो पूरी तरह से बदल गई थी मराठा के आने से। मुगल दक्कनी संबंधों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। मुगल और जो दक्कन के जो संबंध थे उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। क्यों? क्योंकि मुगल उत्तर भारत में राज कर रहे थे और फिर दक्कन में पूरे ये मराठाओं ने अपना वर्चस्व कर लिया था। तो शिवाजी ने राजनीतिक किलेबंदी के माध्यम से साम्राज्य के क्षेत्र विस्तार किया। मतलब शिवाजी ने किलेबंदी बहुत, इनकी किलेबंदी बहुत अच्छी थी। इन्होंने एक गोरिल्ला नीति भी अपनाई थी, जिसके कारण इन्हें अपना साम्राज्य बहुत ज्यादा विस्तार किया और कुशल नागरिक प्रशासन की स्थापना की। इनके साम्राज्य में नागरिक बहुत कुशल थे और एक प्रशासन की इनने स्थापना की। इसका क्षेत्रीय जो विस्तार था वो उत्तर में पेशवार से लेकर, मतलब मुगल साम्राज्य भी चल रहा था उत्तर में, पर जो मराठा साम्राज्य का हम जान रहे हैं कि एरिया कहाँ तक था। तो मराठा साम्राज्य का एरिया उत्तर में पेशवार से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक था, और पश्चिम में कहा, पश्चिम में शक्ति केंद्रों से लेकर पूर्व में जो उड़ीसा है वहां तक इनका शासन था, और ये पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था मराठा साम्राज्य। सोचो इतना बड़ा साम्राज्य था। 18वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, मराठाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर अपना शासन कर लिया था। मराठा बहुत ज्यादा फैल गए थे उस समय। तो दक्कन में मराठा साम्राज्य के उत्थान के पीछे के कारण क्या थे, अभी ये जानते हैं। उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था, तो कैसे दक्कन में, मतलब साउथ में कैसे वहां पे मराठाओं का उदय हुआ। तो 17वीं शताब्दी में मराठाओं का आगमन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यानी 17वीं शताब्दी में जब मराठाओं का उदय हुआ तो इसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। मराठाओं की जो बहादुरी थी, रणनीति थी और राष्ट्र निर्माण था, और दक्कन में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उन्होंने मतलब उल्लेखनीय वृद्धि हुई इनकी। बहुत ज्यादा उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया, अपनी शक्ति, उनकी रणनीति, उनकी बहादुरी की चर्चा होती रही है आज तक। उनके उत्थान में कई कारके थे। तो चलिए जानते हैं क्या क्या कारण था उनके उद्भव का। मराठाओं का उदय किस कारण से हुआ, मतलब इतना ज्यादा फैल कैसे गए वो, इतना उस समय जब मुगल साम्राज्य चल रहा था उसी समय औरंगजेब के टाइम पे ही कैसे मराठा साम्राज्य इतना फैल गया मुगल के होते हुए भी। तो पहला कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण कैसे, जो मराठा साम्राज्य था वो पर्वतमाला पे था, मतलब ऊंचाई पे था, समुद्री तटों और पहाड़ी जो किले, मतलब किले जो है वो पहाड़ों से घिरे हुए, ऐसी प्राकृतिक बाधाओं के साथ जो महाराष्ट्र की अद्वितीय भूगोल ने एक अच्छी तरह से किलेबंद क्षेत्र का निर्माण किया। यानी भौगोलिक क्षेत्र यानी पर्वतमाला ने, समुद्र के तटों ने, क्योंकि महाराष्ट्र आप देखा होगा समुद्र के तट पे है, पहाड़ पे होने के कारण किलेबंदी, मतलब प्राकृतिक चीजों ने मराठाओं का बहुत सहयोग हुआ। प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक ने की वजह से जो उनका भौगोलिक क्षेत्र की वजह से मराठा साम्राज्य का जो किलेबंदी था वो अपनी किलेबंदी बहुत अच्छे से कर पाए और उन पे कोई आक्रमण जल्दी नहीं कर पाता था। तो पहला कारण तो ये हो गया। उसके बाद उपजाऊ दक्कन पठार की मिट्टी, वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, और उबड़ खाबड़ इलाके ने मराठाओं को आगे बढ़ने और गुरिल्ला युद्ध रणनीति को बढ़ाने में सक्षम बनाया। वहां की जो भूमि थी बहुत उपजाऊ थी, तो वहां पर टैक्स भी बहुत अच्छा आता था, जिससे उन्होंने अपना साम्राज्य भी विस्तार करने में उनको धन की भी कमी नहीं हुई। और वहां का इलाका उबड़ खाबड़ पहाड़ी होने के कारण क्या हुआ, उसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध रणनीति, यानी
उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से कोई भी उन पे आक्रमण कर जल्दी नहीं पाता था, तो इसलिए उनका जो साम्राज्य है वो बहुत ज्यादा विस्तारित हुआ था। उसके बाद जानते हैं नेक्स्ट कारण है कि धर्म और भक्ति आंदोलन का भी इस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो धर्म और भक्ति आंदोलन का कैसे प्रभाव पड़ा था? धर्म का पड़ा था उनके साम्राज्य में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, रामदास ये जैसे प्रभावशाली संत वहां पे रहा करते थे। महाराष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान में इन्हें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हीं की शिक्षाओं और साहित्यिक कार्यों के एकता को बढ़ावा इन्होंने दिया और मराठाओं की जो राजनीतिक थी आकांक्षाएं थी उनकी, उसकी आध्यात्मिक आधार के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो उनका रोल बहुत ज्यादा रहा है धर्म और भक्ति आंदोलन का, जिसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदेव इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद तीसरी चीज की आर्थिक समानता। आर्थिक समानता कैसे? मराठा समाज की जो विशेषता है वो आर्थिक एकरूपता थी, यानी जो आत्म सम्मान और एकता की भावना को बढ़ावा देती है। इस आर्थिक समानता ने मराठाओं को अपनी सैन्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुमति दी, यानी आर्थिक समानता के कारण उनको क्या हुआ? बहुत लाभ हुआ। आर्थिक समानताओं के कारण जो उनकी सैन्य शक्ति थी, सबकी मतलब इनकम अच्छी थी, तो उनकी सेना भी अच्छी हुई, और सेना अच्छी होती है तो साम्राज्य तो विस्तार होता है। उसके बाद चौथी चीज की गुरिल्ला युद्ध नीति। कैसे गुरिल्ला युद्ध नीति होती क्या है? ये इनकी सबसे मेन है मराठाओं में। आपको पेपर में ये तो जरूर लिखना है। पहाड़ी इलाका, जो पहाड़ी इलाके थे और पहाड़ी किलों ने गुरिल्ला युद्ध को एक शक्तिशाली रणनीति बना दिया, क्योंकि पहाड़ पे होने के कारण, पहाड़ पे किले बंदी होने के कारण कोई भी आक्रमणकारी जल्दी आक्रमण नहीं कर पाता है। हमलावर सेनाओं को भ्रमित कर सकते हैं और सेनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने से भी ये रोकती थी। उसके बाद प्रशासनिक प्रशिक्षण। प्रशासनिक प्रशिक्षण कैसे? मराठाओं ने क्या करा था? दक्कन की जो मुस्लिम सल्तनत थे उसमें प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था, क्योंकि वो वहां पे काम कर चुके हैं। दक्कन में जो शिवाजी के जो पिता थे वो भी दक्कन में, मतलब जो बीजापुर था उसमें वो कमांडर के रूप में कार्य कर चुके थे। तो ये लोग मतलब मुगल जो मुस्लिम शासक थे उनके यहाँ काम कर चुके थे, तो उसका अनुभव था इनके पास। विशेषकर राजस्व विभाग में इन्होंने काम किया था, तो इसका भी उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था। तो इस नॉलेज के कारण ही उन्होंने मराठा और जो जागीरदारी जो थी विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जिसने उन्हें अपने साम्राज्य पर शासन करने के लिए तैयार किया। जब प्रशासनिक प्रशिक्षण उनके पास पहले से था, मतलब उनके पास ट्रेनिंग ऑलरेडी थी इन सब चीज की, क्योंकि वो ये सब कार्य कर चुके थे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत में, तो ऑलरेडी ये लोग ट्रेंड लोग थे। तो ट्रेंड लोग जब कोई साम्राज्य बनाएंगे तो ऑलरेडी उनको आता था, तो ये भी उनकी उदय का एक कारण रहा है। उसके बाद की अस्थिरता रणनीति स्थितियां भी उनके उदय का कारण रहा है। अब कैसे? दक्षिण भारत में मजबूत मुस्लिम साम्राज्य के विघटन ने दक्कन में एक राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया, जिससे मराठाओं को भरने का मौका मिला। अस्थिरता राजनीतिक स्थितियां, मतलब राजनीतिक जो दक्षिण की राजनीति थी उसमें अस्थिरता आ गई, यानी उसमें फुटाव आ गई। उनकी जो स्थिति थी वो टूटने लगी, मतलब दक्कन में जो बहमनी साम्राज्य चल रहा था वो टूटने लगा, 5 भागों में टूट गया था। 5 भागों बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, तो इन सब मतलब भागों में बढ़ गया था। तो ये शक्ति, जब कोई चीज बढ़ जाती है तो उनकी शक्ति भी कम हो जाती है। जब उनकी शक्ति कम हुई बहमनी साम्राज्य की, तो दक्कन में जब दक्कन की शक्ति कम हुई तो उस समय मराठाओं को उभरने का मौका मिला। तो ये भी उनके उदय का एक कारण रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा कारण तो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। दक्कन में एक दुर्येज साम्राज्य की स्थापना में शिवाजी का करिश्माई नेतृत्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवाजी एक बहुत प्रतिभाशाली और बहुत वीर योद्धा थे, जिन्होंने बिखरे हुए मराठाओं को क्या करा? कुलों को एकजुट किया। जो बिखरे हुए मराठा थे, जो अलग अलग जात में बट गए थे, उन सबको एक करने का काम किया। उन्हें गर्व और आत्म पहचान की भावना भी उनमें पैदा की, मतलब उन्होंने मराठा होने का गर्व और आत्म पहचान मतलब होने की, उनमें राष्ट्रवाद की भावना किसने पैदा की? छत्रपति शिवाजी के इन सारे प्रयासों ने ही क्या किया?
इनकी शक्तियों को चुनौती दी मुगल साम्राज्य के, और अपने साम्राज्य को उदय करने में सबसे बड़ा हाथ शिवाजी महाराज का जाता है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज है। अब जानते हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि शिवाजी महाराज की महत्वपूर्ण लड़ाइयां कौन कौन सी उन्होंने महत्वपूर्ण युद्ध करी थी। तो सबसे पहला उन्होंने जो युद्ध करा था वो था प्रतापगढ़ की लड़ाई, जो कि उन्होंने 1659 में किया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई उन्होंने 1659 में सबसे पहले किया था। तो यह युद्ध जो है वो मराठा राजा जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे और किनके बीच हुआ था, और आदिल शाही के सेनापति जो अफजल खान थे उनकी सेनाओं के बीच इनका युद्ध हुआ था। यह महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था। तो ये कहा महाराष्ट्र में सतारा जो शहर है, महाराष्ट्र के सतारा शहर तो उसके पास में प्रतापगढ़ का किला आपने सुना होगा, बहुत फेमस है प्रतापगढ़ का किला। तो प्रतापगढ़ का किला में ही ये युद्ध लड़ा गया था। और ये जो आदिल शाही था, जो बीदर गोलकुंडा बीजापुर, ये जो हमारे बहमनी साम्राज्य टूटने के बाद जो बने थे ये, तो उसमें से जो बीजापुर है उसका राजा कौन था, आदिल शाही, और उसका सेनापति अफजल खान से किसका युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप का फर्स्ट युद्ध हुआ था, जिसे प्रतापगढ़ की लड़ाई कहा जाता है। सेकंड है कि पवन खिंड की लड़ाई, जो कि 1660 में लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था, यह युद्ध मराठा सरदार जो बाजी प्रभु देश पांडे थे उनके द्वारा लड़ा गया था, आदिल शाही सिद्दी मसूद के बीच लड़ा गया था। तो ये युद्ध जो है ये मराठा के जो सरदार बाजी थे उन देश पांडे उनमें, और आदिल शाह के जो सिद्दी मसूद के बीच लड़ा गया था। और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास लड़ा गया था, विशालगढ़ किले के आसपास में। ये एक पहाड़ी इलाका है। तो वहां पे मराठाओं का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था। अब जानते हैं मराठाओं को तीसरा जो लड़ाई थी महत्वपूर्ण, वो थी सूरत की लड़ाई, जो कि 1664 में लड़ी गई थी। यह युद्ध जो है वो गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल कप्तान जो थे इनायत खान के बीच लड़ा गया था। तो ये जो 1664 का युद्ध है वो छत्रपति शिवाजी ने इनायत खान जो है वो औरंगजेब ने उसको दक्षिण में भेजा था, और उससे लड़ने के लिए इन्होंने लड़ा था युद्ध, जो कि उन्होंने लड़ा था सूरत में। उसके बाद नेक्स्ट लड़ाई उनकी महत्वपूर्ण है कि पोरबंदर की लड़ाई। पोरबंदर की लड़ाई जो है वो 1665 में लड़ी गई थी। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच ये भी लड़ा गया था। उसके बाद सिंहगढ़ की लड़ाई, जो कि 1670 में लड़ी गई थी। यह युद्ध जो है वो महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास लड़ा गया था, सिंहगढ़ किले के पास। मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति जो तानाजी थे तानाजी मलुसरे और जयसिंह प्रथम, इन दोनों के अधीन में जो गढ़वाले उद्यान जो थे राठौड़ जो मुगल सेना के प्रमुख थे, इनके बीच ही क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। तो आपको बस याद कर लेना है कि आपको इनमें से महत्वपूर्ण युद्ध किसके बीच बस लड़ा गया था। कल्याण की लड़ाई, उसके बाद जो कि 1682 से 83 तक चली थी। इस युद्ध में क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य के जो बहादुर खां थे मराठा सेना को हराकर कल्याण पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। उसके बाद संगमनेर की लड़ाई, जो कि 1679 में लड़ा गया था। ये युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, और ये आखिरी लड़ाई मानी जाती है शिवाजी की। ठीक है, तो आप पहले और आखिरी तो जरूर याद करिएगा। उसके बाद जानते हैं मुगलों के साथ कैसे संघर्ष रहे हैं मराठाओं के। तो मराठाओं ने अहमदनगर के पास और वर्ष 1697 में क्या किया था, जुन्नार में मुगल क्षेत्र पर छापा मार दिया था। सबसे पहले मराठाओं ने जुन्नार नामक जो किला था वहां पे छापा मार दिया था, अहमदनगर में जुन्नार किले पे 1657 में। उसके बाद औरंगजेब ने क्या करा, नसीरी खान थी उसे भेजकर छापेमारी का जवाब दिया। जब मराठाओं ने छापा मारा जुन्नार पे, तो फिर क्या किया, औरंगजेब ने भी छापे मारने के लिए किसको भेज दिया, नजरी खां को भेज दिया उसके जवाब में, जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हरा दिया था। इन्हें क्या किया, शिवाजी की सेना जो है उसको हरा दिया था। फिर शिवाजी ने क्या करा, शिवाजी ने 1659 में पुणे में
शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां जो है वो औरंगजेब के मामा थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीजापुर सेना की एक बड़ी सेना को हरा दिया। बीजापुर में एक बहुत बड़ी सेना को जो शाइस्ता खां थे उन्होंने हरा दिया था और उस समय भी जो मराठा थे उसकी हार हो गई थी। फिर शिवाजी ने वर्ष 1664 में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर क्या किया शिवाजी ने 1664 में सूरत का जो बंदरगाह था उसको भी अपने क्षेत्र में ले लिया था। फिर जून 1665 में शिवाजी और राजा जो जय सिंह प्रथम थे उन्होंने औरंगजेब की प्रतिनिधि के बीच क्या हुआ, पोरबंदर की संधि हुई, एक ट्रेड की संधि हुई। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, दोनों आए, दोनों ने युद्ध को रोका और दोनों ने एक संधि की और उसके एक तरफ से क्या हुआ, मराठाओं ने मुगलों की अधीनता एक तरफ से स्वीकार कर ली थी। इस संधि के अनुसार क्या हुआ, मराठाओं को कई किलों में मुगल को देने पड़े थे, मतलब मराठाओं को अपने कई किले मुगल को देने पड़े। एक तरफ से ये कह सकते अप्रत्यक्ष तरीके से एक तरफ से हार हो गई थी मराठाओं की। औरंगजेब ने आगरा में मिलने के लिए सहमत हुए और शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए थे। फिर इन्होंने आगरा में एक मीटिंग बिठाई। उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद देखते हैं शिवाजी की गिरफ्तारी कैसे हुई। जब उन्होंने उसको आगरा बुलाया, आपने सुना होगा शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था पर शिवाजी निकल गए थे। अब जानते हैं कैसे शिवाजी की गिरफ्तारी के बारे में। तो जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए थे, जब औरंगजेब ने संधि के बाद 1666 में मराठाओं को यानी शिवाजी को जो अपने दरबार में मिलने के लिए बुलाया, तो उन्होंने क्या किया, मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब जो है वो उनका अपमान कर रहा है, जिससे वे दरबार से बाहर आ गए थे। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बंदी बना लिया था और शिवाजी को बंदी बना लिया और उनके पुत्र को आगरा भागने की कहानी आज भी प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। मतलब कोई कहता है भागे थे, कोई कहता है नहीं भागे थे, पर औरंगजेब ने कैद कर लिया था इन्हें और ये उनके चंगुल से छूट के चले गए थे। इसके बाद वर्ष 1670 तक मराठा और मुगल के बीच शांति बनी रही थी। फिर मुगल द्वारा संभाजी को दी गई जो बरार की जागीर थी, बरार जो है बरार की जो जागीर थी वो किसको दे दी थी, वापस ले ली गई थी। इसके जवाब में शिवाजी ने 4 महीने तक छोटी सी अवधि में मुगल के जो कई क्षेत्र है उस पर हमला करना वापस कर दिया था। फिर शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्खन में भी भूमि का एक बड़ा हिस्सा अपने अधीन कर लिया था। तो औरंगजेब ने उनको रखा था, अपने दरबार में बुलाया, फिर वो उनको लगा अपमान हो रहा है तो वो जाने लगे। फिर उन दोनों को बंदी बना लिया, पर वो किसी तरह से क्या कह रहे थे, निकल गए थे वहां से। उसके बाद जानते हैं कि शिवाजी को क्या क्या उपाधि दी गई थी। तो शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठाओं के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था पहली बार। फिर उन्होंने छत्रपति की भी उनको छत्रपति शिवाजी कहा जाता है, तो ये भी उनकी एक उपाधि है। उसके बाद शाककर्ता भी उनकी एक उपाधि है और क्षत्रिय कुलवंतः और हैंदवा धर्मोत्तरकार की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो ये सारी उपाधि छत्रपति शिवाजी ने, छत्रपति भी क्या है, एक उपाधि है, शिवाजी ने धारण की थी। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य के समय साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख भारतीय शक्ति के रूप में मराठा साम्राज्य जो साम्राज्य था उसका उद्भव हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी और शिवाजी के अधीन जो प्रशासन थे वो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनके तानाजी थे, मतलब उनके हाथों में जो पेशवा थे इन सबके हाथों में आने लगी थी। अब जानते हैं मराठाओं की कैसे मिलिट्री पावर कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो सैन्य व्यवस्था, किलेबंदी, नौसेना और सामरिक युद्ध क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मराठा अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक शक्ति और धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति में विविधता के लिए जाने जाते थे। मतलब मराठा इन 4-5 चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाने जाते थे। एक उनकी प्रशासनिक शक्ति, उनकी जो धार्मिक सहिष्णुता थी, सभी धर्मों को समान मानना, फिर उनकी संस्कृति को जिंदा रखना अपने, ये सब उनकी क्या थी, उनकी सबसे महत्वपूर्ण बातें मानी जाती है। हालांकि पेशवाओं की वृद्धि के साथ सेना को विभिन्न मराठा सरदारों द्वारा प्रदान की गई सामंती सेना
को समयोजित करना पड़ा था। यानी जब पेशवा के हाथ में गई पावर्स, तो कई सरदारों को दी गई जो सामंत थी उसको अच्छे से करना भी बैलेंस नहीं हो पा रहा था। यह नई मराठा सेना विविधपूर्ण थी। मतलब ये जो नई जब सेना मराठा की आई शिवाजी की मृत्यु के बाद, ये थोड़ी अलग थी, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के सैनिकों को नियुक्त किया गया था, जिसमें हर तरह के सैनिक शामिल थे, जिसमें स्थानीय और विदेशी भाड़े के सैनिक भी थे, यानी विदेशी सैनिक भी थे और मुगल भी बहुत से थे, जिसमें कई अरब, इसमें सिख भी थे, राजपूत भी थे, सिंधी भी थे, रोहिल्ला भी थे, एबिसियन भी थे, पाश्तून, यूरोपियन, सारी सेना इनमें शामिल थी। उदाहरण के लिए नाना फड़नवीसी की सेना में कम से कम 5,000 अरब इसमें शामिल थे। मतलब अरब के जो लोग थे उनको भी अपनी सेना में शामिल किया गया था। मराठाओं ने अपने क्षेत्रों और प्रभाव का विस्तार करने के लिए कूटनीति और गठबंधन के इस्तेमाल भी किया था। मतलब कूटनीति की राजनीति भी अपनाई थी और गठबंधन की राजनीति भी अपनाई थी। उन्होंने अन्य क्षेत्र शक्ति जैसे सिखों को, राजपूतों को, मैसूरियों को, हैदराबादी को निजाम के साथ संध्या भी की थी। उन्होंने अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली जैसी विदेशी जो शक्ति थी उसका भी समर्थन किया था, क्योंकि उस समय ही से ही पता है क्या हो रहा था, जो पुर्तगाली थे वो हमारे भारत में व्यापार के लिए आने लगे थे। उन्होंने मुगलों, दक्कन सल्तनत, अफगानों से अपने शत्रुओं के बीच आंतरिक विभाजन में संघर्ष का फायदा भी उठाया था। मुगल में जो दक्कन के बीच मुगलों और जो मुगल के दक्कन में मुस्लिम जो लड़ाई हो रही थी उसका फायदा भी इन्होंने उठाया। शिवाजी ने घुड़सवारों सेना और पैदल सेना से मिलकर एक छोटी लेकिन बहुत प्रभावी सेना खड़ी की थी अपनी। उन्होंने सैन्य अधिकारी के लिए भूमि अनुदान और जागीर को समाप्त कर दिया था, जो मुगल काल में चलता था कि सैन्य व्यवस्था के बदले जागीर देते थे, दिल्ली सल्तनत में एकता देते थे। तो इन्होंने इस चीज को समाप्त करके क्या किया था, नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। यानी जितने भी सैनिक होते थे उसे नगद वेतन दिया जाता था जागीर के बदले। जिस उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में वे काम करते थे उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने घुड़सवार सेना के मुकाबले पैदल सेना पर जोर दिया था। उन्होंने पैदल सेना को ज्यादा बढ़ावा दिया था घुड़सवार सेना के बदले। क्यों? क्योंकि वो जिस क्षेत्र में वो राज्य कर रहे थे वो क्षेत्र बहुत उबड़ खाबड़ था, वहां पे घोड़े ज्यादा नहीं संभाल पाते थे, पैदल सेना ही वहां पे बहुत मजबूती का काम करती थी। इसलिए मराठा सेना को 2 प्रकार की घुड़सवार सेना विभाजित किया गया था। मराठा सेना ने 2 तरह की घुड़सवार सेना रखी थी। एक थी बारगीर। बारगीर वो थी जो राज्य द्वारा सुजित और भुगतान किए जाते थे जिसको, और एक थी सेहलादार। सेहलादार वो थे जो रईसों द्वारा बनाए जाते थे। 2 तरह के घुड़सवार। पैदल सेना में मावली पैदल सैनिक शामिल थे जो कि गुरिल्ला युद्ध के अंतर्गत ये कार्य करते थे। पैदल सैनिक ही गुरिल्ला युद्ध यानी पहाड़ी इलाके में जो जमीन, किलेबंदी, युद्ध की नीति, उसे गुरिल्ला रणनीति कहते हैं, मराठाओं ने की थी। मराठाओं ने कस्तूरी, माचिस, फिरंगी, तलवारें, क्लब, धनुष, भाले, खंजर ये सारे का इस्तेमाल अपने युद्धों और अपने सैनिक व्यवस्था में की थी। मराठा ने गुरिल्ला युद्ध में विशेष थे, वो गुरिल्ला युद्ध में बहुत ज्यादा विशेष थे, जिसमें आश्चर्यजनक हमले। गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है, बहुत अलग अलग तरह की युद्ध नीति होती है, बहुत घातक, पीछे से हटाना शामिल, और बहुत सारे युद्ध के अच्छे तरीके इसमें होते हैं। उन्होंने बड़ी बेहतर सुसज्जित मुगल सेना के साथ टकराव को टाला और हिट एंड रन की नीति यानी हिट एंड रन रणनीति, जो मार के भाग जाना, उसके आपूर्ति में वो छोड़ दिया। हिट एंड रन यानी मार के जो भाग जाते हैं उसकी रणनीति को खत्म किया। और संचार मार्ग उन्होंने दुश्मन को कमजोर करने के लिए बिंदु जैसे शिविरों, सामान, गाड़ियों, तोपखाने आदि निशाना खाने, दुश्मन की गतिविधियों और योजनाओं को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जासूसों और मुखबिरों का भी इस्तेमाल किया था। तो संचार के माध्यम के रूप में ये लोग काम कर रहे थे। ये किले मराठाओं के गुरिल्ला युद्ध का समर्थन करने में सहायक थे, क्योंकि ये पहाड़ों पे थे। उन्होंने उन्हें विभिन्न दिशाओं से दुश्मनों पर हमला करने और फिर सुरक्षित करने के पीछे हटने में सक्षम बनाया था।
उन्होंने पर्याप्त जल आपूर्ति, खाद्य भंडार ये सब अपने मतलब घेराबंदी में अपने शामिल कर रखे थे, सारी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई दिक्कत ना आए। मराठाओं ने इन किलों पर नियमित और भाड़े की बंद कधारियों को भी तैनात किया था। निशानेबाजी के लिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। मराठाओं ने अपने क्षेत्र में पहाड़ियों तट पे सैकड़ों किले बनाए थे और कब्जा भी कर लिया था बहुतों पे। उन्होंने उन्होंने कई जगह छापे मारे, आपूर्ति भंडार, सैनिक बहुत सारी उन्होंने सेना बनाई और स्वतंत्रता का प्रतीक थे ये। और इन्होंने संचार माध्यम से भी निगरानी रखना, यानी जासूसों के माध्यम से भी उन पे जो अपोजिट वाले थे उस पे मतलब निगरानी करी। मराठाओं ने एक नौसेना भी रखी थी और आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है, जिसमें युद्धपोत और युद्धपोत की नीति भी शामिल थी। मराठाओं ने नौसेना भी रखी थी जिसमें बहुत सारे युद्धपोत शामिल थे। नौसेना में ग्रेम्स नामक एक युद्धपोता थे, मतलब जो युद्ध करने वाले होते हैं। गैलीवेट्स नामक एक युद्ध नौकाओं का उपयोग करती थी। 17वीं शताब्दी में उन्होंने युद्धपोत और समुद्री किले में 18वीं शताब्दी में उन्होंने इन सुविधा के साथ संपूर्ण तट पे बहुत बड़ा मजबूती हासिल कर ली थी। मराठाओं ने अपनी रणनीति में उपस्थिति को बढ़ाते हुए पश्चिम तट के जो किनारे थे वहां के जो पहाड़ी इलाकों पे बहुत सारे निर्माण भी किए थे। ये किलेबंदी मराठाओं के सैन्य अभियान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे घेराबंदी जो के खिलाफ कई सारी रणनीति, लाभ और सुरक्षा वहां से प्रदान होती थी। शिवाजी ने हथियार के निर्माण में सहायता और अपनी नौसेना की कमान को संभालने के लिए क्या किया था, विदेशी जो मुख्य रूप से पुर्तगाली थे उनको भाड़े के रूप में काम पर रखा था। उन्होंने गोवा के अनुभवी तोप लड़ाई पुर्तगाली में बहुत सारे ये सब उपयोग किए गए थे। मराठा सैन्य संस्कृति के लिए विदेशी भाड़े के सैनिक को काम पर रखना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये विदेशी नौसैनिक जो है वो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। इसलिए मराठाओं और सेना और नौसेना भारतीय इतिहास की सबसे दुर्जय सेनाओं में से एक थी। मराठाओं ने शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के तहत क्या किया, अपने सैन्य अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। पेशवा जो थे यानी जो मुख्यमंत्री होते थे मराठाओं के दरबार में, उसे पेशवा कहा जाता था, जो साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए थे बाद में मराठाओं के बाद पेशवा का शासन मराठाओं में चला था। इसके तहत उन्होंने पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें भारतीय इतिहास में महान जनरलों में से एक माना जाता है। उन्होंने अफगानों, फारसी और अंग्रेजी के कई जो विदेशी आक्रमण का विरोध भी किया था और उन्हें हराया भी था, और असफलताओं का भी सामना करना पड़ा था और हराया भी था, दोनों चीज पेशवाओं ने। उसके बाद जानते हैं मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन और उनके राजस्व उपाय क्या क्या थे, मतलब कहाँ से वो लोग टैक्स कलेक्शन वगैरह करते थे। मराठाओं के पास एक सुव्यवस्थित प्रशासन था और राजस्व संग्रह प्रणाली भी थी। कुछ हद तक दक्कन की जो सल्तनत थे यानी दक्कन में जो सल्तनत चल रही थी ब्राह्मणी साम्राज्य टूटने के बाद जो 5 भागों में बटी थी, वो जो सल्तनत चल रही थी उस मुगल सल्तनत से प्रभावित थी, उस तरह से मतलब उससे प्रभावित थी, उसकी तरह ही थी इनकी प्रशासनिक और टैक्स व्यवस्था। पर शिवाजी का प्रशासन भी हिंदवी साम्राज्य और हिंदू स्वशासन पर आधारित था, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इससे अलग क्या था, इन्होंने जागीरदारी, भूमिदान, अनुदान व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। मतलब जो आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल में भी जब कोई सैनिक रखते थे तो उन्हें मुगल में जागीरदारी दिया जाता था और दिल्ली सल्तनत में इक्ता दिया जाता था, पैसे के बदले जमीन दी जाती थी और वो सैनिक वहां से टैक्स कलेक्शन करके अपने पास रखते थे और बाकी राजा को दे देते थे। पर यहाँ पे ऐसा मराठाओं ने नहीं किया। मराठाओं ने क्या किया, मराठाओं ने जागीरदारी व्यवस्था को ही समाप्त करके क्या कर दिया, इन्होंने नगद पैसे देना स्टार्ट कर दिया और रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू कर दिया। रैयतवाड़ी प्रणाली किसानों से सीधे राजस्व एकत्रित करती थी, यानी जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करके ये रैयतवाड़ी प्रणाली स्थापित की। रैयतवाड़ी में क्या होता था, किसान डायरेक्ट क्या करते थे, राजा को टैक्स देते थे, और जागीरदारी व्यवस्था में क्या होती थी, किसान पहले जागीरदार को अपने टैक्स देते थे और जागीरदार जो होता था वो उसको टैक्स देता था राजा को, मतलब मराठा को। मतलब
मुगल सल्तनत में भी। पर रैयतवाड़ी में होता है डायरेक्ट, किसान जो होता है वो डायरेक्ट उसको, जो भी राजा होता है शासन कर रहा था उसको टैक्स देता है, तो इन्होंने वो लागू किया था। उन्होंने चौथे और सरदेशमुखी नामक दो तरह के कर लागू किए थे, यानी जो मराठा थे उन्होंने दो तरह के टैक्स लगाए थे, एक को कहते थे चौथ और एक को कहते थे सरदेशमुखी। अब जानते हैं कौन कौन से टैक्स है। चौथ टैक्स जानते हैं पहले। जो चौथ टैक्स है वो एक 1/4 भाग लिया जाता था, इसलिए उसको चौथ कहते हैं। मराठाओं द्वारा छापे बचने के लिए गैर मराठा साम्राज्यों से भुगतान लिए जाते थे 1/4, उसी को चौथ कहते थे। चौथ एक ऐसा कर था जो मराठा साम्राज्य जो है वो उनके अड़ोस पड़ोस के जो साम्राज्य थे उनसे लिया करता था। क्यों लिया करता था? क्योंकि मराठा साम्राज्य की जो सैनिक है वो अन्य जो अगल बगल के साम्राज्य हैं पड़ोसी, उनको सुरक्षा देती थी। तो सुरक्षा के बदले मराठा साम्राज्य क्या करता था, उनसे 1/4 भाग टैक्स लेता था उनका, और उसी को चौथ टैक्स कहा गया है। दूसरा टैक्स होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी टैक्स उन राज्यों द्वारा भुगतान किया जाता था जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ही आते हैं, और ये टैक्स 1/10 भाग लिया जाता था। तो राजस्व का मराठा संप्रभुत्व आप जान लिए कि कैसा था। इसमें ओनली दो प्रकार के टैक्स थे, जैसे कि चौथ टैक्स जो कि अड़ोस पड़ोस के साम्राज्य से लिया जाता था सुरक्षा के बदले, और सरदेशमुखी टैक्स जो वो अपने साम्राज्य से ही लेते थे। दूसरा कि शिवाजी ने शासन के विभिन्न पहलुओं में सहायता के लिए 8 मंत्रियों को भी नियुक्त किया था। जैसे कि हमेशा हर कोई अपने मंत्री रखता है, मंत्रिमंडल आज भी है मंत्रिमंडल, तो 8 मंत्रिमंडल इन्होंने भी रखा था जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। इनके जो 8 मंत्रिमंडल है उनको याद रखिएगा, अष्ट प्रधान कहा जाता था। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो पेशवा था। पेशवा सबसे महत्वपूर्ण होता था। पेशवा क्या होता था? पेशवा प्रधानमंत्री होता था वहां का, मतलब राजा के बाद जो सेकंड नंबर का होता था वो पेशवा होता था। और शिवाजी के बाद भी क्या हुआ, पेशवा का शासन भी मराठाओं में बहुत ज्यादा चला, यानी प्रधानमंत्री ने ही सबसे ज्यादा शासन किए थे, जो वित्त और सामान्य प्रशासन का भारी था। यानी ये करता था, ये फाइनेंस चीज देखता था और प्रशासनिक व्यवस्था का देखभाल करता था। मंत्री जैसे अन्य मंत्री भी इसमें शामिल थे। इसमें सेनापति शामिल थे, जिसे सैन्य कमांडर कहा जाता था। मजूमदार, पहला तो आपने जान लिया ये पेशवा है। दूसरा है सेनापति, जिसे सैन्य कमांडर, जो सैन्य का कमांडर होता था। तीसरा होता था मजूमदार, जो कि लेखाकार होता था, जो लेखा जोखा रखता था। फिर होता था वाक्य, वाक्य होता था, वाक्य नवीस होता था खुफिया और घरेलू मामले का सर्व अधिकारी। उसके बाद होता सरनवीस या चिटनीस, ये होता था पत्रकार, जो दरबार का पत्रकार होता था। और उसके बाद रवीर, जो कि विदेशी मामले का जानकार था। उसके बाद न्यायाधीश, न्यायाधीश नाम से पता लग रहा होगा, न्याय करने वाला न्यायाधीश। और सबसे लास्ट 8वां होता था पंडित राव, जो कि क्या करता था, धार्मिक मामले की देखभाल करता था तथा देखता था कि त्योहार कैसे बनाए जाए, और धार्मिक से मुद्दे, हर मुद्दे को देखता था धार्मिक से रिलेटेड। तो आपने अष्ट प्रधान जान लिए मराठा साम्राज्य के। शिवाजी ने भूमि को मापने तथा ग्राम प्रधान से जुड़ने और देशमुखों और जगीरदारों को खत्म करने के भी प्रयास किए थे। इन्होंने कमजोर बीजापुर जो राज्य ने देशमुखों को शक्तिशाली स्थानीय नेता बना दिया था, वहां पे उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा भी उठाया था, इसलिए उन्होंने समाप्त करने की ठान ली थी। स्थानीय शासक अपनी जातिगत प्रवृत्ति के कारण लोगों से बंधे हुए थे, जात के कारण, जिससे उन्हें लाभ भी मिलता था, और क्या करते थे वहां पे वो लोग राज करते थे जाति के नाम पे। उन्होंने गांव में गढ़ और महल बना रखे थे। धन के लिए लड़ाई का सहारा भी वो लिया करते थे, और इसलिए देशमुखों को नियंत्रित एवं संगठित करना बहुत बड़ा कार्य था मराठाओं के लिए। शिवाजी ने मिरासदारों की अवैध निकासी और राजस्व खेती को रोक दिया था, जिससे जमींदारों की आय नगद और वस्तु के रूप में तय हो गई थी। अवैध वाले को उन्होंने बंद कर दिया था, तो उनकी जो जमींदारी थी वो नगद और वस्तु के रूप में तय हो गई थी। उन्होंने जिला और परगना, जो कि जिला और परगना ये इकाई होती है राज्य की। जिला डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, परगना डिस्ट्रिक्ट से छोटा होता है। तो जो स्तरों पर इन्होंने क्या किया था, कई तरह के कार्य किए थे। अधिकार शर्तें इसमें स्थापित की थी। उन्होंने प्रतिरोधक सामना करने के बावजूद शिवाजी कुछ सफलता हासिल करने में, मतलब उन पे काबू करने में थोड़ा थोड़ा कामयाब रहे थे। बाद में पेशवाओं ने शिवाजी की भू राजस्व प्रणाली का पालन करना जारी रखा था। मतलब पेशवा जो थे, जो शिवाजी के बाद पेशवा का शासन रहा था, प्रधानमंत्री का शासन ही,
तो भू राजस्व जो प्रणाली थी शिवाजी द्वारा बनाई, उसी का पालन वो लोग कर रहे थे। उन्होंने एक संघीय प्रणाली के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया था, प्रशासनिक व्यवस्था किया था, जिनमें उन्होंने शक्तियों को विभिन्न प्रमुख सरदारों को सौंप दी थी और विभिन्न क्षेत्रों और प्रशासन में बांट दी थी। पेशवाओं ने कर खेती की एक विशिष्ट पद्धति का भी पालन किया था, जिसमें उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में कर लगाने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम की गई थी, मतलब नीलामी भी की जाती थी। बोली लगाने वाले जो पेशवा को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता था और बाकी राशि अपने पास वो रख लेते थे, और पेशवाओं ने सुरक्षा या मान्यता के बदले क्या करते थे, राज्यों से कर वसूलते थे। उन राज्यों से मतलब बोली लगा के वो राज्य खरीद लेते थे और उनकी सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे, फिर उस राज्य से कर लेते थे। उन्होंने अधिक विभाग और अधिकारियों को जोड़कर एक अष्टप्रधान प्रणाली भी में सुधार किया था, मतलब वही अष्टप्रधान प्रणाली जो 8 मंत्रिमंडल होते थे, 8 सहायक नियुक्ति उसमें शामिल थे और उनके कर्तव्य को निर्धारित किया था। तो निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि सर्वधर्म और राजस्व के प्रतीक शानदार मराठा साम्राज्य की स्थापना एक श्रेय दक्कन की शक्तिशाली राजा शिवाजी भोसले को जाता है। यानी शिवाजी भोसले ने एक बहुत शानदार मराठा प्रतीक, एक स्वराज की एक नींव खड़ी करी थी दक्कन में, जिन्होंने अपनी शक्ति को चरम पर मुगल वर्चस्व को चुनौती दी थी, जिन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा ली थी और मुगल साम्राज्य को उस समय चुनौती देने वाला मराठाई साम्राज्य था। शिवाजी द्वारा बनाया गया साम्राज्य भारत का सबसे महान और हिंदू जो साम्राज्य है वो साबित हुआ था। मराठा साम्राज्य सबसे मजबूत साम्राज्य था मुगल काल के टाइम पे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल और साम्राज्य के पतन में एक प्रमुख कारण मराठा भी था, यानी मुगल का जल्दी खत्म हो जाना एक उसका प्रमुख कारण अगर बताए तो मराठा भी है, क्योंकि मराठाओं के साथ उनके संघर्ष हमेशा से चलते रहे थे। मुगल सम्राट औरंगजेब की धार्मिक रवैये को गैर मुसलमानों को अलग थलग कर दिया था। 27 साल के युद्ध के बाद मराठाओं विद्रोह को दबाने में उसकी असमर्थता की उसके लोगों द्वारा खजाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मतलब औरंगजेब ने जो धर्म के साथ किया था उथल पुथल, 27 सालों तक मराठाओं ने इसको सुधारने की कोशिश भी की थी और इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। एक सच्चे राष्ट्रवादी थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने अदालती कार्यवाही और प्रशासनिक फारसी जगह में मराठी और संस्कृत भाषाओं को भी बढ़ावा दिया था। यानी उस समय जब प्रशासन की भाषा फारसी हो रही थी, उर्दू हो रही थी, क्योंकि विदेशी का शासन था उस समय, इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करना और संस्कृत और मराठी भाषाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना उस समय शिवाजी महाराज द्वारा ही और मराठा साम्राज्य द्वारा ही किया गया था। तो मराठा साम्राज्य ने एक तरफ से संस्कृति को बढ़ावा दिया था। मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली सैन्य बल था, उनके पास बहुत बड़ी एक सेना थी जो कई भारतीय के लिए प्रेरणा और गौरव कर मानी जाती है, और आज भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मातृभूमि को विदेशी संतान से मुक्त कराना चाहते थे मराठा, और हिंदवी साम्राज्य के मराठा विचारधाराओं ने बाद में कई आंदोलन और नेता को भी प्रभावित किया था। कई जो नेता ने बाद में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई में युद्ध किया था वो किससे प्रेरित थे, वो मराठा साम्राज्य से ही प्रेरित होकर उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी वो प्रेरित किससे थे, मराठा से ही प्रेरित थे। मराठा साम्राज्य भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है जो कि भारतीय को एकजुट करता है और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और स्वतंत्रता और विदेशी शक्तियों से कैसे छुड़ाया जाए और औपनिवेशिक उत्पीड़न और भारतीय आजादी की लड़ाई के लिए एक गौरवशाली साम्राज्य राष्ट्रवाद का एक प्रतीक माना जाता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का एक नियमित आकार क्या करता है, कह सकते हो मराठा साम्राज्य संपूर्ण जो भारत है उसमें एक राष्ट्रवाद पैदा करता है, और इसकी जो इससे प्रभावित होके जो अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी उस समय आंदोलन चल रहे थे तो वो भी सब इसी से प्रेरित थे। तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है मराठा साम्राज्य का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट 3 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें सिख के बारे में पढ़ना है। जो हमने मराठा के बारे में पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे मुगल और जो सिख के बीच के संघर्ष चल रहे थे और क्या क्या हो रहे थे, हम सिख के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ये वीडियो होती है आपके यहाँ पे खत्म। तो अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।